हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है हमारा बायोलॉजी जीव विज्ञान का थर्ड वीडियो और आज की वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड, मानव ब्लड। ठीक है कि मानव ब्लड होता क्या है, खून क्या होता है, रक्त क्या होता है। ठीक है, और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। इसके कार्य देखेंगे। उसके पहले मैंने आपको वीडियो में बात किया था, पहले वीडियो में जैसे कि मानव हृदय के बारे में आपसे बात किया था। सेकंड वीडियो में आपको वेसल्स के बारे में बात किया था। उस वेसल जैसे कि आपका खून आपका बहता है शरीर के अंदर में, तो किसके माध्यम से बहता है वो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपका रुधिर, जो कि आपका फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बायोलॉजी का वो पूरा आपके फॉरेस्ट रेंजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखें, मेरे बातों को अच्छे से सुनें और ख़ुद का नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुधिर, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रुधिर, रक्त या खून क्या होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? ठीक है, आप आंसर क्या दोगे? तो इसका मतलब, रक्त का मतलब क्या होता है, ब्लड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ब्लड मतलब होता है आपके शरीर के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो आपके शरीर के अंदर ये तरल पदार्थ जो होता है वो फ्लो क्यों हो रहा है? ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि आप कुछ भी खाना खाते हो, उस खाने में क्या रहता है, उस खाने से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, उस खाने में बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। ठीक है, उस खाने में ग्लूकोज मिलते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ये सभी पदार्थ हैं। तो ये सभी पदार्थ को कौन यूज़ करता है? हम खाते हैं, हम बोलते हैं ना ये चीज़ खाने से ये सारा बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, वो खाने से प्रोटीन्स मिलता है, ये खाने से विटामिन्स मिलते हैं। तो आखिर ये विटामिन्स मिलते तो हैं, ठीक है, लेकिन इस विटामिन्स का यूज़ कौन करता है? ये विटामिन्स का यूज़ करते हैं हमारे जो शरीर के अंदर जो बहुत सारे कोशिका हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये जो हमारे जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, ये सभी चीज़ को यूज़ कौन करता है? हमारे कोशिका करते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ कि ये जो विटामिन्स है, इस विटामिन्स को हमारे शरीर के अंदर जैसे ही प्रवेश होता है, हम खाते हैं, खाने के बाद विटामिन्स जो भी बनता है, तो इस विटामिन्स को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ठीक है, तो कोशिका तक पहुंचाने का कार्य यही रुधिर करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना, किसी न किसी को पहुंचाने के लिए, तो यही काम करता है आपका रुधिर करता है। दूसरी बात ये है, आपका तो पोषक तत्व हो गए। सेकंड हो गया आपका ऑक्सीजन। आप क्या करते हो, आप ऑक्सीजन क्या करते हो, बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन क्या करते हो, सांस लेते हो, तो ऑक्सीजन क्या करते हो, ग्रहण करते हो। अब ये ऑक्सीजन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन जो आप सांस लेने के बाद आप ऑक्सीजन क्या करते हो, ग्रहण करते हो, ये ऑक्सीजन का क्या काम है? तो ये ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है? ये भी ऑक्सीजन को यूज़ करता है आपका कोशिका। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने के लिए भी कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है? आपका रुधिर करता है। ठीक है, आपको मैं समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? और दूसरी बात, थर्ड बात है, फर्स्ट बात आपको बता दिया, सेकंड बात आपको बता दिया, थर्ड बात ये होना चाहिए। थर्ड बात ये है आपका, जैसे कि आपका कोशिका है, कोशिका आपका पोषक पदार्थ ले लिया। अब पोषक पदार्थ लेने के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी तो निकालेगा, जैसे कि आपका अवशिष्ट पदार्थ के रूप में आपका हो गया CO2 हो गया, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में आपका जैसे कि यूरिया हो गया, जिससे आप मलमूत्र की सहायता से बाहर निकालते हो, यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ को भी बाहर किसके माध्यम से ट्रैवल करेगा? ये तो ये भी ट्रैवल करेगा आपके रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड के ये सब काम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ को आपको सुनना है। जब तक आप मेरी बातों को सुनोगे नहीं, तब तक आप कोरिलेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंटेंट को सिर्फ लिखना है और ध्यान देना और बात को सुनना ही नहीं है। ठीक है, आपको बात को भी सुनना है अच्छे तरीके से, और मेरे हिसाब से आपको बात को ज़्यादा सुनना है और कंटेंट के ऊपर कम ध्यान देना है, क्योंकि आप बात को सुनोगे, आपको कंटेंट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रुधिर, मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया रुधिर क्या होता है। अब यही देख लेते हैं कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल क्यों? क्योंकि रुधिर क्या होता है, लिक्विड होता है, और संयोजी ऊतक का मतलब होता है जो ऐसे ऊतक जो एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, उसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो रुधिर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रुधिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच जो पदार्थ का जो परिसंचरण हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है? आपका रुधिर के माध्यम से हो रहा है। तो रुधिर क्या कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, इसलिए तरल संयोजी ऊतक है। जो ये वाहन नहीं है, ये आपका वाहनियों, ठीक है, वाहनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में बहता रहता है तथा पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। मैंने आपको बताया जो भी पदार्थ आपके शरीर जो बन रहा है, विटामिन्स, जो अवशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, ये सभी चीज़ को परिवहन का काम करता है आपका रुधिर करता है। सेकंड देखते हैं कि रुधिर का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। ठीक है, मैंने अभी भी बताया था, हम जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन के उस ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है? वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है आपका कोशिका। ठीक है, कोशिका। अब ऑक्सीजन हम ग्रहण कर लिए,
ठीक है, हमारे फेफड़ों में आ गया तो फेफड़ों से आपके कोशिका तक पहुंचाने के लिए भी तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो वो भी आपका कौन करता है, आपका रुधिर ही करता है। ठीक है, और उसके बाद कोशिका ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालता है, CO2 निकालता है। तो वो जो बाई प्रोडक्ट CO2 निकला, उस बाई प्रोडक्ट को भी परिसंचरण करने का काम कौन करता है, आपका रुधिर करता है। तभी तो रुधिर क्या करता है, रुधिर अपने पास ऑक्सीजन को रखता है और रख के कहाँ जाता है, कोशिका के पास जाता है। अब कोशिका क्या करता है, उस ऑक्सीजन को रख लेता है और श्वसन क्रिया करता है। अब श्वसन क्रिया करने के बाद बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, CO2 निकलता है। फिर वो रक्त क्या करता है, उस CO2 को क्या करता है, अपने पास रखता है और उसको फ्लो कराते कराते कहाँ ले जाता है, फिर आपका हार्ट के पास लेके जाता है। हार्ट के पास लेके जाता है और हार्ट उसको अशुद्ध ब्लड को फिर क्या करता है, फेफड़ों के पास भेजता है। ठीक है, तो यही काम, तो ये सब चीज़ किसके माध्यम से हो रहा है, रक्त के माध्यम से हो रहा है। अब आप ये मत पूछना कि शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं, हार्ट के पास क्यों लेके गए, ये सभी चीज़ को मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसके अतिरिक्त पोषक पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ, हार्मोन्स आदि भी रुधिर द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। आपके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि आपका लड़कियों लोग में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है, ठीक है, और लड़के लोग में रहता है बहुत सारे हार्मोन, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स रहता है। ये सभी चीज़ हार्मोन्स भी किसके माध्यम से जाएंगे, ये सभी हार्मोन्स भी आपके रुधिर के माध्यम से ही क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो रुधिर के इतने सारे काम होते हैं। ठीक है, उसके बाद है रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, रुधिर के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। और रक्त हल्का क्षारी होता है जिसका pH मान होता है 7.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, रक्त क्या होता है, हल्का क्षारी होता है, क्योंकि इसका pH मान कितना होता है 7.4। और 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं, क्षारी कहलाते हैं। 7 से नीचे वाले क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जो 7 रहता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज होता है। तो 7.4 है, मतलब रक्त हल्का क्षारी होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रक्त का pH मान कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस तरीके से पूछा गया कि रक्त मतलब कैसे टाइप का होता है, हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, न्यूट्रलाइज, उदासीन होता है, ये सब चीज़। तो आपका रक्त हल्का क्षारी होता है। आप चख के देखना, आपको हल्का सा थोड़ा कड़वाहट कस्सा टाइप का लगेगा, ये क्षारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या चीज़ घुला रहता है। आखिर ब्लड जो हम देखते हैं, हमारा जो शरीर के अंदर हम ब्लड निकालेंगे तो ब्लड लाल कलर का दिखता है। उस ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, उस पहला है आपका कंपोजिशन में आपका सॉलिड पार्ट और सेकंड है आपका लिक्विड पार्ट। मतलब जो आप ब्लड देखते हो रेड कलर का, उस रेड कलर के ब्लड में अंदर में 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होते हैं और एक लिक्विड पार्ट होते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्ट में क्या क्या होते हैं, सॉलिड पार्ट में ये होते हैं आपका RBC, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और इसका दूसरा नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइट आपको याद रखना। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद है WBC, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, जिसका अदर नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और थर्ड होता है आपका प्लेटलेट्स, जिसका अदर नाम होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, आपको तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। RBC को क्या कहते हैं, RBC को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, WBC को क्या कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और थर्ड है आपका प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। नाम याद रखना है आपको। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ये नाम कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ये आपको बताऊंगा कि जो आपका जो फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में 2017 में हुआ था, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला हम देखे थे कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होते हैं और एक लिक्विड पार्ट होते हैं। एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया, सॉलिड पार्ट, ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है वो 45% होता है और जो लिक्विड पार्ट होता है वो 55% होता है। तो ये भी क्वेश्चन कूट के आधार पर पूछा जा सकता है कि ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होते हैं और लिक्विड पार्ट होते हैं तो किसका मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका लिक्विड पार्ट का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है 55%, आपको ये भी याद रखना है। अब उसी लिक्विड पार्ट में सबसे पहले देखेंगे, दूसरे को हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, लिक्विड पार्ट में आता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, प्लाज्मा। जो आपका ब्लड में क्या है, ब्लड में आपका कंपोजिशन है, ब्लड में 2 प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं, एक तो आपका सॉलिड पार्ट, एक तो आपका लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ आते हैं। लिक्विड पार्ट में क्या आता है, प्लाज्मा आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लाज्मा क्या करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि प्लाज्मा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा होती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, ठीक है, तो ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा होता है आपका प्लाज्मा का। ठीक है, प्लाज्मा का होता है। ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि ब्लड में आपका सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है,
आपके प्लाज्मा का होता है। ये आपको क्वेश्चन आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अभी हम पढ़े थे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का होता है। रक्त में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा उपस्थित होता है। ठीक है, रक्त में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्लाज्मा उपस्थित होता है। मैं आपको 1000 बार बता रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त में सबसे ज़्यादा किसका मात्रा होता है, तो रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा होता है आपका प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसको भी देखते हैं। तो उस प्लाज्मा के अंदर 90% जल पाया जाता है और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या 90% जल पाया जाता है और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ भी ध्यान देना है। अगर पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सा मात्रा पाया जाता है, तो आपका प्लाज्मा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा किसका कंटेंट होता है, तो आपका जल 90% और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। अब देखते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के फास्फेट व बाइकार्बोनेट भी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मैं आपको बताया कार्बनिक पदार्थ सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी चीज़ क्या होते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं और सूक्ष्म रूप में ये सभी उपस्थित होते हैं। इसी के कारण रक्त क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इसी के कारण रक्त हल्का, ये जारी नहीं है, ये रक्त हल्का क्षारीय है। ठीक है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। इसी अकार्बनिक पदार्थ के कारण हमारा रक्त क्या क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है? क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है, मेटल। और मेटल क्या होते हैं, मेटल हमेशा क्षारीय गुण शो करते हैं। तो इसी कारण रक्त क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, प्लाज्मा में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद क्या वो चीज़ किस में कन्वर्ट होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स में, बहुत सारे एमिनो एसिड्स में, बहुत सारे विटामिन्स में, बहुत सारे चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सभी चीज़ जो है, मैंने आपको बताया, ये सभी चीज़ जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, ये कौन आपका, वो कौन वहन करता है, ये करता है आपका ब्लड। ये आपको बताया क्यों वहन करता है, ताकि ये जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, इसको एक जगह से दूसरे जगह कोशिका के पास लेके जा सके। ठीक है, ये मैंने आपको पहला बताया था। ठीक है, लेकिन ये जो आपको बताया था मैं आपको कि ब्लड उसको वहन करता है, तो ब्लड में अगर आप डीपली चलोगे तो ब्लड में कौन सा पार्ट उसको वहन करता है, तो ब्लड में कौन सा पार्ट वहन करता है, उसको प्लाज्मा वहन करता है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको ये बताया था कि हम जो भी खाते हैं, खाने से हमको क्या मिलता है, बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ एमिनो एसिड्स का वहन कौन करता है, आपका ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड क्यों करता है, ताकि इस एमिनो एसिड को एक जगह से दूसरे जगह, इस प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सके। क्यों ले जाया जा सके, ले जाएगा तभी तो कोशिका क्या करेगा, उस कोशिका ये सभी चीज़ को यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था ब्लड। लेकिन अगर आप डीपली चलोगे तो ब्लड में कौन से इन सब चीज़ को वहन करता है, आपका प्लाज्मा वहन करता है। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो प्लाज्मा में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे बचे हुए भोज्य पदार्थ, जिसमें एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल आदि होते हैं। इन सभी भोज्य पदार्थों की कोशिका आवश्यकता अनुसार रक्त को माध्यम से ले लेती है। मैंने आपको बताया प्लाज्मा में क्या होते हैं, बहुत सारे भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, है ना, ग्लिसरॉल हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वसा हो गए, ये सभी भोज्य पदार्थों को कोशिका आवश्यकता अनुसार रक्त के माध्यम से, ये क्या होता है, ये सभी चीज़ भोज्य पदार्थ रक्त में ट्रैवल करते रहता है। अब कोशिका को जब भी चाहिए रहता है विटामिन, प्रोटीन, ये सभी चीज़, तो कोशिका क्या करता है, ये इस रक्त से ले लेता है। और रक्त से कौन से पार्ट से ले लेता है, रक्त के प्लाज्मा के पार्ट से ले लेता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं आपको जो बोल रहा हूँ? ठीक है, आपको क्या है, मेरी बातों को आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, आप डायरेक्ट अगर कंटेंट के ऊपर फोकस करोगे ना, तो मेरे हिसाब से जो फॉरेस्ट रेंजर में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, है ना, अधिकतर क्वेश्चन कंसेप्ट बेस पे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप रटन बेस्ड पे अगर आप बोलोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान आपको देना है। ठीक है, ताकि अगर कंसेप्ट, अगर एक बार आपको कंसेप्ट बैठ जाता है आपके दिमाग में, तो क्वेश्चन कहीं से पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका, तो सबसे आपका ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या मात्रा कौन सा पाया जाता है, आपका ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ब्लड में
जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है आपका, बहुत सारे भोज्य पदार्थ, और उस प्लाज्मा में और क्या क्या पाए जाते हैं, और प्लाज्मा में पाए जाते हैं आपका प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन, जैसे कि फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी प्रोटीनों का निर्माण नैप्थोकिनोन विटामिन की सहायता से लीवर निर्माण करता है। यह सभी रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक प्रोटीन है। तो ये सभी प्रोटीन को आपको याद रख लेना है, क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में उसमें सिलेबस में मेंशन किया है कि रक्त का थक्का जमना, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन कौन से प्रोटीन आवश्यक होते हैं। तो ये सभी प्रोटीन का आपको नाम याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सीरम क्या होता है। तो हम पढ़े थे प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, है ना, उत्सर्जी जो तत्व रहते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड सब होते हैं। अब उस प्लाज्मा में से अगर आप फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल देते हो तो ये कहलाता है आपका सीरम। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। सीरम क्या किसको बोलते हैं, जब प्लाज्मा में से आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है और बचा हुआ भाग को आपका सीरम कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है इसको। आगे चलते हैं। रक्त में सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स की होती है। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया लग रहा है। ठीक है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक मिनट, यहाँ पे हमने पढ़ा था आरबीसी। ठीक है, हम इसकी बात कर चुके, ये लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट की बात कर चुके। मैं इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में, क्या है ना, मेरे पास भी समय रहता ही नहीं, जल्दबाजी में क्या है, मैं ना थोड़ा जल्दी करता हूँ, इसीलिए थोड़ा ना कुछ मिस मैच हो जाता है ना, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट हमने पढ़ चुका है। अब पढ़ना है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसी में पढ़ना है। अगर सॉलिड पार्ट की बात करूँ तो कितने इसके भाग होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है ना, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, और प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में थे, ये भी किस में पाए जाते हैं, आपके ब्लड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लड में कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, सॉलिड पार्ट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है आपका आरबीसी, फिर सेकंड नंबर में पाया जाता है आपका प्लेटलेट, और सबसे कम मात्रा में पाया जाता है आपका डब्ल्यूबीसी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट के 3 पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों में से हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन से मात्रा में पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आरबीसी, सेकंड नंबर में पाया जाता है प्लेटलेट्स, और थर्ड नंबर में पाया जाता है आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ कि अगर मैं पूछूँ आपका सॉलिड पार्ट में से, ये 3 पार्ट है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों में से आकार के हिसाब से सबसे बड़ा आकार किसका है, तो सबसे बड़ा आकार होगा आपका डब्ल्यूबीसी का, सेकंड नंबर में होगा प्लेटलेट्स का, और थर्ड नंबर में होगा आपका आरबीसी का। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा आकार किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का, फिर सेकंड नंबर में प्लेटलेट्स का, और सबसे छोटा आकार होता है आपका आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है, इसीलिए सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद प्लेटलेट्स मध्यम है, इसे उसका आकार मध्यम है, इसीलिए मध्यम में पाया जाता है। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा था मैं। तो इसमें लिखा ये था आपका, रक्त में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, फिर डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, फिर प्लेटलेट्स पाया जाता है। और वही अगर आकार की बात करूं तो आकार की बात में सबसे बड़ा आकार डब्ल्यूबीसी का होता है, फिर प्लेटलेट्स का होता है, फिर आरबीसी का होता है। आपको ये भी आपको याद रखना, हर एक चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, उसके देखते हैं आपका सॉलिड पार्ट में ही बताया। अब सॉलिड पार्ट में इसका डिस्क्रिप्शन से पढ़ते हैं क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, आरबीसी के क्या फंक्शन होते हैं, डब्ल्यूबीसी के क्या फंक्शन होते हैं, और आपके प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम आरबीसी, जिसको बोलते हैं आपका रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। और इसका एक नाम क्या था, इसका एक नाम था आपका इरिथ्रोसाइट, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि आरबीसी के क्या क्या वर्क हैं, क्या क्या फंक्शन है।
ठीक है। तो इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है तथा भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण तिल्ली, जिसको स्प्लीन कहा जाता है, ठीक है, यहाँ होता है। अगर आपसे पूछा गया कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है आपके बोन मैरो अस्थि मज्जा में, ठीक है। और भ्रूणीय अवस्था में, जब भ्रूण बनता है, महिला के जब पेट में जब भ्रूण बनता है, तो उस अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो आरबीसी का निर्माण होता है आपका तिल्ली, जिसको स्प्लीन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसका लाइफ स्पान कितना होता है, जीवन काल कितना है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। मतलब जो आरबीसी का जो सेल्स रहते हैं वो 120 डेज तक क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक उसका डेथ हो जाता है। ऑटोमेटिक डेथ नहीं होता, वो जाके स्प्लीन में जाके उसका भक्षण हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ये भी आपको हर चीज़ याद रखना है, क्योंकि हर चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु तिल्ली, जिसको स्प्लीन कहते हैं, में होती है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। मैंने आपको बताया आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन तक जीवित रहता है और जीवित होने के बाद ये मरने कहाँ चले जाता है? ये मरने चले जाता है आपका स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता क्या है? जब हम कोशिका पढ़ेंगे तो कोशिका ये इस तरीके से कोशिका होता है और कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक क्या होता है, कैसे होगा, हम इस कोशिका वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो केंद्रक है आपका, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, ये केंद्रक आपके आरबीसी में नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ अपवाद है आपका, जैसे कि आपका ऊँट एवं लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आरबीसी की मात्रा बढ़ती है। जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आरबीसी की मात्रा क्या होती है? आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है? आपका स्प्लीन में होता है। जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में होती है। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। ये सभी चीज़ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आरबीसी के क्या कार्य हैं, ठीक है। आरबीसी जो हमको इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसका फुल एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। के कार्य क्या होते हैं? तो आरबीसी में लवण युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। आप हमेशा हीमोग्लोबिन का नाम सुने होंगे दैनिक जीवन में। हीमोग्लोबिन, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही इसी हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आरबीसी में लवण युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। जिसमें हीमोवर्णक होता है, इसी के कारण हमारा खून लाल रंग होता है। ये आरबीसी जो हम पढ़े हैं, आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन में क्या होता है? आपका हीमो नामक वर्णक होता है। वर्णक मतलब रंग देने वाला, ठीक है। और ये कौन से रंग का होता है? ये रंग होता है आपका लाल रंग का होता है, इसीलिए हमारा खून लाल रंग का होता है, ठीक है। हमारा खून लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? आपके आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप सांस लेते हो, ठीक है, सांस लिए, सांस लेने के बाद क्या किए? आप ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन लेने के बाद ये जो आपका मतलब खून के अंदर क्या है? आपका आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर क्या है? आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो जैसे कि आप सांस लेते हो, सांस में क्या ले रहे हो? आप ऑक्सीजन ले रहे हो। तो ये जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, ठीक है। पकड़ के अपने पास रख लेता है। अब इसको ये क्या करता है? ये आपका खून आपके ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करता है और कोशिका को दे देता है, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहे हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है और भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि उदाहरण क्या है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करके कोशिका के पास जाता है। मैंने आपको बताया हम सांस लेते हैं, हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद वो ब्लड के माध्यम से क्या होता है? फ्लो होता है, ठीक है। और जब भी कोशिका को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन का, तो वो जाके ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है। यही है आपका। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करके कोशिका के पास जाता है, तथा कोशिका श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकालता है, जिसे हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को
परिवहन करता है। मैंने आपको बताया था आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ने के बाद वो ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करता है, क्योंकि ब्लड में ही तो पाया जाता है ना आपका आरबीसी, ठीक है। तो ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करता है। अब कोशिका क्या करता है, कोशिका अपने आवश्यकता अनुसार क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। किससे लेता है, आपका इसी हीमोग्लोबिन से लेता है, मतलब आपके ब्लड से लेता है, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन को लेगा, लेने के बाद वो श्वसन क्रिया करेगा, श्वसन क्रिया करने के बाद वो कोशिका क्या करेगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका CO2 छोड़ेगा, ठीक है। अब ये CO2 का क्या होगा, फिर ये CO2 को भी लेके जाना है ना आपके हार्ट के पास, फिर लंग्स के पास ले जाना है, तभी तो आपका CO2 युक्त जो खून रहेगा उसको ऑक्सीजन युक्त खून में चेंज करेगा आपका लंग्स, ठीक है। तो आपका पूरा कोरिलेट है आपके पहले वीडियो से, इसलिए मैं आपको 12 बोल रहा हूँ, पहले वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो कोशिका क्या किया, जो मुक्त किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कौन करता है आपका, यही तो आपका हीमोग्लोबिन ही करता है ना। हीमोग्लोबिन, फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद क्या करेगा, आपके हार्ट के पास जाएगा, हार्ट उसको क्या करेगा, लंग्स के पास भेज देगा, फिर लंग्स क्या करेगा, वो CO2 युक्त जो खून है उसको O2 युक्त खून में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, ठीक है। तो ये होला है, वही बोल रहा है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। हमारे आरबीसी है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको समझ आया। अब क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं जैसे ही, और सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, मैंने आपको बताया, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, पकड़ लिया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लिया, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जब पकड़ लिया तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ब्लड के माध्यम से फ्लो हो रहा है, और ये मान लो यहाँ पे कोशिका है, इस कोशिका को रिक्वायरमेंट हुआ किसका, ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, इस कोशिका के पास जाएगा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या होगा, टूट जाएगा, टूटेगा, किस में टूटेगा, हीमोग्लोबिन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा, फिर ये ऑक्सीजन को क्या दे देगा, इस कोशिका को ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है। और जैसे ये कोशिका श्वसन क्रिया में भाग लेगा, ऑक्सीजन को ये ग्रहण करेगा और क्या करेगा, CO2 क्या करेगा, छोड़ेगा। एक मिनट यार, एक मिनट ना, ठीक है। ये आपका कोशिका है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, कोशिका पकड़ लिया, कोशिका पकड़ने के बाद क्या किया, श्वसन किया, श्वसन करने के बाद क्या किया, वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकाला, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये फिर CO2 के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, CO2 के बाद अटैच होने के बाद क्या बनाएगा, आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है, आपका ब्लड में। अभी और मैंने आपको बताया था, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अशुद्ध ब्लड बोलते हैं, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको शुद्ध ब्लड बोलते हैं। तो ये अब कौन सा हो गया, ये आपका अशुद्ध ब्लड हो गया, क्योंकि अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ठीक है। अब ये जो है आपका, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये जाएगा आपका किसके पास, आपके हार्ट के पास जाएगा, हार्ट इसको क्या करेगा, हार्ट इसको पंप करके फेफड़ा के पास भेजेगा, फेफड़ा के पास क्यों भेजेगा आपको पता चल रहा है, फेफड़ा क्या करेगा, इसको शुद्ध करके फिर से भेज देगा, ठीक है। तो यही होता है आपका, ठीक है। तो इतना काम होते हैं आपके आरबीसी के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वृक्क एरिथ्रोट्रोपिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावन करती है जो आरबीसी की संख्या को बढ़ाती है, ठीक है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि आरबीसी की संख्या को बढ़ाती है, तो ये है आपका एरिथ्रोट्रोपिन, और इस एरिथ्रोट्रोपिन का स्त्रावन कौन करता है, इस एरिथ्रोट्रोपिन का स्त्रावन करता है आपका वृक्क, इस वृक्क को इंग्लिश में कहा जाता है आपका किडनी, ठीक है, किडनी कहा जाता है वृक्क को। अब देखते हैं कि कुछ रोग, ठीक है, आरबीसी की कमी से या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से कुछ रोग होते हैं, जैसे कि आरबीसी की कमी से क्या होता है, खून की कमी, क्यों, क्योंकि आरबीसी कम है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जब आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपका खून की मात्रा भी तो कम होगी ना, तो खून की कमी से क्या होता है, अनीमिया, जिसको एरिथ्रोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रोग के लिए, ठीक है। फिर सेकंड आपका जब आरबीसी की वृद्धि हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो आरबीसी की जब वृद्धि हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया बीमारी होती है। और आरबीसी का जो जीवन काल हम कितना देखे थे, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और जब आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं आपका थैलेसेमिया बीमारी कहा जाता है, ठीक है।
तो आरबीसी की कमी से क्या होती है, खून की कमी होती है, और खून की कमी को ही क्या कहा जाता है, अनीमिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो अनीमिया बीमारी होती है। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया होती है, जिसको एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहा जाता है। आरबीसी की वृद्धि से कौन सा होता है, पॉलीसाइथेमिया होता है, और आरबीसी का जीवन काल कम हो जाना मतलब थैलेसेमिया बीमारी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड है आपका WBC, जिसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, तो इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन आपका 2016 के फॉरेस्ट रेंजर में पूछा गया था। ठीक है, 2016 के फॉरेस्ट रेंजर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका WBC को किस नाम से जाना जाता है, तो एरिथ्रोसाइट दिया था, ल्यूकोसाइट दिया था, और थ्रोम्बिन कुछ और दिया था, तो आपका है ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 2 to 4 डेज होता है। और WBC क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर है, और हमारे शरीर के अंदर जब बाहर से कोई भी जीवाणु आता है, हानिकारक जीवाणु, तो यही जो WBC क्या करता है, उससे लड़ता है। ठीक है, कि तुम हमारे शरीर में प्रवेश मत करो, अगर हमारे शरीर में अगर प्रवेश करोगे भी तो हम तुमको खा जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है आपका WBC का। WBC अगर जिसके में अच्छा खासा WBC रहता है वो कम बीमार पड़ता है, और जिसके में WBC कम रहता है वो देखना कई लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। कई लोग एकदम सीज़न बदलता है तो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, कई लोग धूप में निकल जाते हैं तो सर्दी खांसी लग जाता है। इसका मतलब सिर्फ इसी वजह से होता है कि WBC का कम मात्रा में उसके शरीर में पाया जाता है, क्योंकि WBC तो क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपका रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है आपका WBC। ठीक है, अब WBC का देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो कुछ चीज़ आपको इंग्लिश में याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ आपका इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो WBC के कितने प्रकार होते हैं। WBC के एक प्रकार है आपका ग्रेन्युलोसाइट, एक प्रकार है आपका ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें से सबसे पहला आपका ग्रेन्युलोसाइट के कौन कौन से प्रकार है। ग्रेन्युलोसाइट के प्रकार है आपका न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, और ए ग्रेन्युलोसाइट के कौन कौन से, ए ग्रेन्युलोसाइट का आपका लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, तो आपको ये याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है शायद तक ये वाला क्वेश्चन या मोनोसाइट वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका 2017 के फॉरेस्ट रेंजर के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसको भी ये याद रखना है। ठीक है, तो WBC के कितने प्रकार, WBC के 2 प्रकार, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के कौन कौन से प्रकार, 3 प्रकार, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट के कौन से प्रकार, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, इसको आपको इंग्लिश में याद करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों आपको बायोलॉजी जब पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला WBC न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला WBC बेसोफिल्स, सबसे बड़ा WBC सेल्स आपका मोनोसाइट, और सबसे छोटा WBC सेल आपका लिम्फोसाइट होता है। कहने का मतलब ये होता है आपका WBC का प्रकार। ठीक है, ये पूरा WBC का प्रकार है, और ये सभी में सबसे बड़ा WBC सेल्स कौन होता है, अगर आपसे पूछूं तो ये होता है आपका मोनोसाइट्स। ये आपको याद रखना है। इन सभी में सबसे छोटा WBC सेल्स कौन होता है, तो बोलोगे आप लिम्फोसाइट्स। और इन सभी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है आपका न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और इन सभी WBC में से सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है आपका, तो बेसोफिल्स पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। सबसे बड़ा WBC सेल्स पूछा जाए तो कौन सा आपका, मोनोसाइट्स। सबसे छोटा WBC सेल्स पूछा जाए तो आपका लिम्फोसाइट्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला WBC क्या होता है आपका, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला WBC कौन सा आपका, बेसोफिल। तो यही क्वेश्चन इस बार के फॉरेस्ट रेंजर में एग्जाम में आने के चांस बनता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि WBC को पुलिसमैन भी कहा जाता है। पुलिसमैन क्या करता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया पहले बार, पुलिस क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। तो जिस प्रकार पुलिस हमारी रक्षा करता है, और उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जब कोई भी हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर लेते हैं तो उसकी रक्षा कौन करता है, तो उसकी रक्षा तो WBC करता है, तो इसलिए WBC को पुलिसमैन कहते हैं। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं कि लिम्फोसाइट और आपका इसके क्या क्या है। जैसे कि आपका लिम्फोसाइट का क्या कार्य है, तो यह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट जैसे कि
हमारे शरीर है और हमारे शरीर के अंदर कोई हानिकारक जीवाणु कीटाणु क्या होगा, प्रवेश कर दिए। तो जैसे ही प्रवेश करेगा WBC का जो लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वो उससे क्या करेगा, उससे लड़ाई करेगा, किससे, आपके कीटाणु से, और लड़ाई करके उसको मार डालेगा, ठीक है। तो यही होता है। और एक चीज़, हाँ, ये सिर्फ मारने का काम करता है कीटाणु को। अब कीटाणु मर गया तो उसको, उसके बॉडी को खाने का काम कौन करेगा, उसके बॉडी को खाने का काम करेगा मोनोसाइट, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको कोरिलेट करने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो मोनोसाइट करता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, जो हानिकारक है, इसको इसको मारने का काम करता है। अगर अभी पूछेगा इसको खाने का काम कौन करता है, भक्षण करने का काम कौन करता है, तो इसको लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ एड्स रोग में इसी से रिलेटेड है, जैसे कि एड्स होने पर सबसे पहले लिम्फोसाइट सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। आप ही बताओ लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक जीवाणु कीटाणु जो प्रवेश कर रहे हैं उसको मारने का काम करता है। और जब मारने वाला ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रवेश करेगा और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा देगा, ठीक है। तो वही है, तो एड्स होने पर सबसे पहले लिम्फोसाइट सेल ख़त्म हो जाते हैं। तो यही जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, अगर आपको एड्स हो गया है ना, HIV हो गया, तो सबसे पहले आपके शरीर का लिम्फोसाइट सेल्स क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिसके कारण वह रोग, एक मिनट, जिसके कारण यह रोग होने पर हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि किसी को एड्स होता है तो एड्स होने के बाद वो बार बार बीमार पड़ता है, ठीक है। आप देखना, बीमार इसलिए पड़ता है कि उसके में जो लिम्फोसाइट सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो बार बार बीमार पड़ जाता है, ठीक है। और जैसे कि कुछ आपका फैक्चुअल चीज़ है, जैसे कि HIV टेस्ट क्या होता है, HIV टेस्ट को एलिसा टेस्ट कहते हैं। और याद रखें सबसे छोटा WBC सेल है, ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं है आपका सबसे छोटा WBC सेल्स है। अब मैं इसको प्रिंट में लिखना भूल गया। सबसे छोटा WBC सेल्स कौन होता है, आपका लिम्फोसाइट्स होता है, जबकि बताया था मैं आपको, ठीक है। सबसे छोटा WBC सेल्स कौन होता है, आपका लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं अगर पूछूं आपसे सबसे बड़ा WBC सेल्स कौन होता है, तो मोनोसाइट्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटा WBC सेल्स कौन होता है, तो लिम्फोसाइट्स। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला WBC सेल्स कौन होता है, तो आपका क्या बताओगे, न्यूट्रोफिल्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला WBC सेल्स क्या होता है, तो आपका बेसोफिल्स। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि मोनोसाइट्स। मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट द्वारा मारे गए जीवाणुओं को यह खाने या भक्षण करने का काम करता है। याद रखें सबसे बड़ा WBC सेल्स है, अभी बताया सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, सबसे छोटा आपका लिम्फोसाइट, ठीक है। वही है आपका। रोग क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो WBC की कमी से होता है आपका ल्यूकोपेनिया, ठीक है। सबको याद रखना है आपको, WBC की कमी से क्या होता है, ल्यूकोपेनिया। अगर आपके शरीर में WBC की कमी हो गई तो मतलब आपको समझ जाओ आपको ल्यूकोपेनिया बीमारी है, ठीक है। WBC की वृद्धि से क्या होता है, WBC के वृद्धि से होता है आपका ल्यूकेमिया। इसे ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। ब्लड कैंसर आप सुने हो, ठीक है, कि इसको ब्लड कैंसर हो गया। तो ब्लड कैंसर क्या हो जाता है, WBC के वृद्धि की वजह से होता है, ठीक है। यह एक आनुवांशिक रोग होता है जिसे फिलाडेल्फस क्रोमोसोम रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो WBC की कमी से कौन सा रोग अगर मैं पूछूं तो आपको क्या बताओगे, ल्यूकोपेनिया। अगर WBC की वृद्धि से पूछूं तो आप क्या बताओगे, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को ही क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। और इसे ही फिलाडेल्फस क्रोमोसोम रोग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको वहीं बता देता हूँ, इसको समझ आया कि ल्यूकेमिया, इसी को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है यहाँ पे आपका, ये जो आपका ब्लड कैंसर ये आपका आनुवांशिक रोग है। क्यों आनुवांशिक रोग है, ये जो आपका जो नाम से पता चल रहा है, देखो इसे फिलाडेल्फस क्रोमोसोम कहा जाता है। और हमारा जो आनुवांशिक रहता है किस में रहता है, क्रोमोसोम में रहता है। जब क्रोमोसोम ही खराब हो गया मतलब हमारा आनुवांशिक खराब हो गया। इसीलिए आपका जो ब्लड कैंसर है वो आपका आपका आनुवांशिक रोग है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। अब देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो 3rd नंबर में पढ़ेंगे आपका प्लेटलेट्स। तो इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मतलब हम क्या देख चुके हैं, हम RBC पढ़े उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में, हम WBC भी पढ़े उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स, उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल क्या होता है, 2 से 10 दिन। रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का जमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का ये भी हमारा टॉपिक अलग से दिया हुआ है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि रक्त
रक्त का थक्का क्या होता है। रक्त का थक्का क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे कोई बॉडी का पार्ट्स है, ठीक है, मान लो यहाँ से कट जाता है, तो यहाँ से कटने के बाद क्या होता है, यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, यहाँ पे आके, ठीक है, इसको क्या करता है, इसको पूरा कवर कर देता है। कवर करने के बाद यहाँ पपड़ी सी जम जाती है, फिर क्या होता है, ब्लड यहाँ से निकल नहीं पाता, उसी को रक्त का थक्का बनते हैं, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन आपका आवश्यक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आपका प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो विटामिन के है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, और इस विटामिन के को क्या बोलते हैं, फाइनोक्विनिन बोलते हैं, फाइनोक्विनिन कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है आपका, मैंने आपको बताया था फाइब्रिनोजन। और सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल देंगे तो जो बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है उसको सीरम कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक आयन अगर पूछा जाए तो ये आपका Ca++ आयन, ठीक है। Ca मतलब होता है आपका कैल्शियम, और कैल्शियम के पास 2+ आयन होते हैं, इसलिए 2+ आयन लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए आपका आयन पूछा जाए तो आपका Ca आयन मतलब कैल्शियम आयन, ठीक है। और रक्त का थक्का जमाने के लिए अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, तो विटामिन के। अगर प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन, अगर आयन पूछा जाए तो कैल्शियम आयन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि रोग क्या क्या होते हैं। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्योंकि नाम ही इसका है थ्रोम्बो, ठीक है, इसका नाम ही इसका थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट्स की वृद्धि से क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक होता है डेंगू बीमारी जो कि बहुत होता है, ठीक है, बच्चे लोग को अधिकतर होता है, तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो साथ साथ आप इसके जो रोग होते हैं रोग को भी आप याद करते चलो, ठीक है। तो डेंगू को ही क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और डेंगू होने से प्लेटलेट्स में भारी मात्रा में गिरावट आती है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि डेंगू होने पर रक्त के कौन से किस पार्ट का मतलब कमी होती है, भारी मात्रा में कमी होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें पहला ऑप्शन दिया था आपका RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सभी दिया था। तो डेंगू होता है तो डेंगू होने से आपका प्लेटलेट्स में भारी मात्रा में गिरावट आती है। ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका डेंगू। एक है आपका थोड़ा और याद करने की चीज़ है आपका, लास्ट है इसका, कितने कितने हमारे शरीर में कितने कितने कंपोजिशन में पाया जाता है। जैसे कि आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स के अनुपात की बात करूँ तो 600:1:40 में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर 600 यूनिट पाया जाता है RBC, ठीक है, सॉरी एक मिनट, अगर टोटल 641 कुछ यूनिट है तो इस 641 में ही आपका 600 क्या पाया जाएगा, 600 RBC पाया जाएगा, 40 क्या पाया जाएगा, 40 आपका प्लेटलेट्स पाया जाएगा, और इस 641 में से एक क्या पाया जाएगा, एक पाया जाएगा आपका WBC पाया जाएगा। तो ये भी आपका अनुपात आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि रुधिर के कार्य क्या है। हमने अभी पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, अब देखते हैं कि पूरा को मर्ज करके इसका क्या क्या कंसेप्ट बनता है। तो रुधिर का क्या है, तो ये रुधिर क्या करता है, शुद्ध ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन क्या करता है, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं मुंह के माध्यम से, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, RBC में क्या उपस्थित होता है आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद उसको ट्रैवल करा के लेके जाता है, किसके पास लेके जाता है, कोशिका के पास लेके जाता है। फिर कोशिका क्या करता है, उसको यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद कोशिका क्या करता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज़ करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ के कौन रखता है, हीमोग्लोबिन रखता है। फिर उसको लेके आपका हार्ट के पास लेके आता है, हार्ट के पास लेके आने के बाद आपका फेफड़ा के पास जाता है। फेफड़ा के पास क्यों जाता है, ताकि उसको शुद्ध करना है। ये सभी चीज़ मैंने आपको बात कर लिया था। अगर मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप पहले फर्स्ट वीडियो को पढ़ो, देन उसके बाद सेकंड को पढ़ो, देन थर्ड को पढ़ो, तभी आपको पूरी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वीडियो का बहुत सारे कोरिलेशन आपके इस थर्ड वीडियो से है, ठीक है। अगर आप सेकंड वीडियो पढ़ते हो तो फर्स्ट वीडियो का पूरा कोरिलेशन आपका सेकंड वीडियो का कोरिलेशन आपका पूरे फर्स्ट वीडियो से है। और आज के जो थर्ड वीडियो हम पढ़ रहे हैं तो थर्ड वीडियो का भी कोरिलेशन आपका फर्स्ट वीडियो से ही है, ठीक है। तो यही आपका, तो भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है उत्सर्जी पदार्थ, जैसे कि आपका यूरिया, यूरिक एसिड, जो व्यर्थ
पदार्थ होते हैं इसका भी परिवहन रक्त करता है, हार्मोन्स का परिवहन भी रक्त करता है, और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? रक्त ही करता है। इतने सारे रुधिर के कार्य हैं और इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इससे कूट से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इनमें से रुधिर का कार्य कौन सा है, इसमें रुधिर का कार्य कौन सा नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।